अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द ऑनलाइन क्लास डियर स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं? जी, आवाज़ आ रही है मेरी? जी सर, आ रही है आवाज़ आपकी। जी, कैसे हैं? ठीक हैं? कोई सवाल है कि पिछले लेक्चर से जुड़ना है? जी, एनी क्वेश्चन? जी, कोई सवाल नहीं? आज क्लास है वैसे? आप लोग आगे से कोई रिस्पॉन्ड नहीं कर गए? ऐसा तो नहीं है कि गलत दिन मैंने लिंक भेज दिया? नो सर, क्लास है। अच्छा जी, तो चलें, अगर क्लास है तो फिर हम स्टार्ट करते हैं। और प्रीवियस लेक्चर से कोई सवाल भी नहीं है तो वहीं से हम स्टार्ट लेते हैं। तो लास्ट टाइम हम फंक्शन डिज़ाइन किया था हमने फैक्टोरियल का शायद, और परमुटेशन कॉम्बिनेशन का, यही आपसे करवाया था ना? जी सर। ठीक है, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन का भी करवा दिया था। तो आज हम देखते हैं सॉर्टिंग। सॉर्टिंग यूजर डिफाइंड फंक्शन फॉर सॉर्टिंग ऑफ ठीक है। तो इसके लिए सॉर्टिंग के लिए आपने क्या करना होता है? फॉर एग्जांपल हम मैं फंक्शन बना लेता हूँ सॉर्ट टू के नाम से। फंक्शन आपको क्या इनपुट चाहिए होता है? बीइंग स्टैटिस्टिशियन ये तो आप बता ही सकते हैं ना कि क्या इनपुट आपको चाहिए। सर जी, वैल्यू को तरतीब से लाने के लिए। हाँ, सॉर्टिंग उसी को कहते हैं ना। तो इनपुट जाहिर है आपको एक वेक्टर चाहिए, या एक सेट ऑफ वैल्यूज चाहिए। तो हम कहते हैं कि दैट वेक्टर इज एक्स। ठीक है, देन फंक्शन स्टार्ट्स। अच्छा जी, एन लेंथ ऑफ एक्स, ठीक है, क्योंकि हमें इसकी ज़रूरत पड़ेगी बाय एन नाउ। तो देन आपके पास है फॉर। अब ज़रा आपने गौर करना है क्या हम करने लगे। फॉर इन 1 to n, ठीक है, इसकी लेंथ ये है। इसके अंदर हम एक और फॉर लूप लगाएंगे। आपने x की हर वैल्यू को दूसरी वैल्यू से कंपेयर करना है, ठीक है, और देखना ये है कि इनमें से जो मिनिमम है वो सबसे पहले आ जाए रिटर्न में, फिर उसके बाद फिर उसके बाद फिर उसके बाद, यानी कि रिटर्न में आपके पास एक सॉर्टेड वेक्टर हो। तो एक और फॉर लूप के अंदर एक और फॉर लूप, अगर मैं इसको थोड़ा सा बड़ा भी कर दूं तो ये ज़्यादा आसानी हो जाएगी। फॉर जे, और फॉर लूप को स्टार्ट भी करना है ना यहाँ पे। यस, फॉर लूप स्टार्ट्स फॉर लूप फ्रॉम j इन 1 to n। सेकंड फॉर लूप स्टार्ट हो गया। अब यहाँ पे देखें आपने नेस्टेड फॉर लूप है। मतलब ये यहाँ पे अगर आप देखें तो फॉर लूप आई है, आई की जब आइट्रेशन 1 होगी तो 1 के साथ पूरा एक फॉर लूप लगेगा, क्योंकि ये फॉर इस फॉर लूप के अंदर है ये। इसका मतलब i1 तो j की वैल्यू 1 होगी, फिर i1 j की वैल्यू 2, फिर i1 j की वैल्यू 3। इस तरह i1 के साथ j का पूरा फॉर लूप कंप्लीट होगा, फिर i की वैल्यू 2 होगी, फिर उसके अंदर हर i की 2 वैल्यू के साथ j की डिफरेंट वैल्यूज आएंगी अप टू n तक।
मतलब सेकंड वैल्यू विल बी कंपेयर्ड विद ऑल वैल्यूज, देन थर्ड आइटरेशन पे थर्ड वैल्यू विल बी कंपेयर्ड विद ऑल वैल्यूज। अब आपने करना क्या है, इफ ये सेकंड फॉर लूप के अंदर है, इफ एक्स आई इज लेस देन एक्स जे, ठीक है, ये आपके पास कंडीशन है, तो देन व्हाट टू डू, टी एम पी इक्वल टू एक्स आई एंड एक्स आई इज इक्वल टू एक्स j, and finally x j is equal to tmp, and else में you do nothing, for loop closed, second for loop closed। ठीक है, अब आप ज़रा इसको समझने की कोशिश करें कि हम क्या कर रहे हैं। स्वैपिंग ऑफ वैल्यूज मैंने आपको बताया था, अब कोई नहीं बोलेगा। जी, स्वैपिंग ऑफ वैल्यूज का कॉन्सेप्ट आपको बताया गया था। सॉरी सर, नहीं यार। जी जी, स्वैपिंग का कॉन्सेप्ट आपको बताया गया था। नो सर। ठीक है, मैं यही पूछ रहा हूँ ना, इसके लिए कोई इतनी साइंटिफिक चीज़ की ज़रूरत नहीं है कि आपको घंटा लगे जवाब देने में। स्वैपिंग ऑफ वैल्यूज़ का मतलब क्या होता है, ये ज़रा मैं पहले बता दूँ। स्वैपिंग का मतलब ये है कि आपकी वैल्यू है, फॉर एग्जांपल ए की वैल्यू है 5, बी की वैल्यू है 7, तो आपने ऐसा करना है कि ए की वैल्यू 7 हो जाए और बी की वैल्यू 5 हो जाए, दैट इज़ स्वैपिंग। तो क्या करेंगे इसके लिए, मतलब ये तो जाहिर है ना कि आपको बड़ी इजीली आप b इक्वल टू 5 और a इक्वल टू 7 रख सकते हैं। ये तो हमें नॉन वैल्यूज है, मैं तो ये कह रहा हूँ कि a और b की वैल्यू इंटरचेंज करनी है। ठीक है, तो क्या तरीका है इसका, हम रखेंगे c इज इक्वल टू a। अब a की वैल्यू जो है वो c में स्टोर होगी, ठीक है, एंड b इज इक्वल टू a की वैल्यू फिर b में भी स्टोर होगी। ठीक है, अब a की जो वैल्यू है वो b में स्टोर होगी, ठीक है, और अब आपने b वाली वैल्यू a में स्टोर करनी है, या आप इसको ऐसे कर लें, a इज इक्वल टू b। ठीक है, अब आपने b की वैल्यू a में स्टोर कर ली है। अब a की वैल्यू b में कैसे स्टोर होगी, यहाँ पे अगर हम करते हैं b इक्वल टू सी, डायरेक्टली इसका तरीका कोई नहीं था। मैंने ये बिल्कुल ऐसी है कि आपके पास दो गिलास हैं, एक गिलास में सुर्ख कलर का फॉर एग्जांपल वो है मशरूब है, और दूसरी गिलास में फॉर एग्जांपल सब्ज़ कलर का मशरूब है। अब आपने क्या करना है कि गिलास 1 में अगर सुर्ख है और गिलास 2 में सब्ज़ है, तो आपने क्या करना है, इंटरचेंज करना है कि गिलास 1 में सब्ज़ हो और 2 में सुर्ख हो। तो क्या करेंगे आप चेंज करने के लिए, ज़ाहिर है आपको एक तीसरा गिलास चाहिए होगा ना। यस सर। ठीक है, दैट इज एक्चुअली नोन एज स्वैपिंग ऑफ वैल्यूज। अब ये सी जो है वहाँ पे तीसरे गिलास है कि आपने ए की वैल्यू सी में स्टोर करवा ली। ठीक है, अब इसका मतलब है कि ए की वैल्यू एक्चुअली स्टोर सेव है, अगर ए ख़त्म भी हो जाए तो कोई इशू नहीं है। और फिर आपने बी की जो वैल्यू थी वो ए में स्टोर करवा ली, तो बी की वैल्यू ए में आ गई। अब ए की वैल्यू बी में कैसे आएगी, बी इक्वल टू सी, क्योंकि सी में किसकी वैल्यू पड़ी हुई है, ए की। दैट इज नोन एज स्वैपिंग ऑफ वैल्यूज, वैल्यूज आपने स्वैप कर दी। ठीक है, मिसाल के तौर पे यहाँ मैं रखता हूँ a इज इक्वल टू 50 एंड b इक्वल टू 100। अब मैं इनको स्वैप करना चाहता हूँ, तो मैं अगर ये काम करूँ, ये काम, तो दैट विल बी स्वैप। अब अगर आप b देखें दैट विल बी 50, a देखेंगे दैट विल बी 100, ये स्वैपिंग होगी।
अदरवाइज अगर आप स्वैप करेंगे, जाहिर है फिर आपको 100 खुद लिखना पड़ेगा, तो उसके लिए हर वैल्यू के लिए आपको कमांड चाहिए होगी। अगर तो आपको वैल्यू याद है फिर तो ठीक है, अदरवाइज आप स्वैप नहीं कर सकते। तो स्वैपिंग का कॉन्सेप्ट आपको समझ आ गया, इंटरचेंज करना। हाँ जी सर जी। जी वालेकुम सलाम। अच्छा, अब यहाँ पे आए। अब यहाँ पे बेसिकली आप क्या कह रहे हैं, यहाँ पे रिटर्न एक्स एंड फंक्शन क्लोज, इस चीज़ को छोड़ दें। बेसिकली ये आपके पास समझने वाली चीज़ है। फॉर लूप, दो फॉर लूप लगाए हैं, नेस्टेड फॉर लूप। आई इक्वल टू, पहली आइट्रेशन पे आई की वैल्यू क्या होगी 1। जब आई की वैल्यू 1 होगी तो इस आई 1 के साथ पूरा एक फॉर लूप लगेगा, ये वाला। इसका मतलब है आई विल रिमेन 1 और जे की वैल्यूज चेंज होती जाएंगी 1 2 3 अप टू, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर है फॉर एवरी वैल्यू ऑफ आई देयर इज अ फॉर लूप, ठीक है, नेस्टेड फॉर लूप। तो ये बेसिकली बनेगा आई जे, आई इक्वल टू 1 जे इक्वल टू 1, फिर आई इक्वल टू 1 जे इक्वल टू 2, फिर आई इक्वल टू 3 जे इक्वल टू 4, फिर आई इक्वल टू 2 जे इक्वल टू 1 एंड सो ऑन, फिर आई इक्वल टू एन जे इक्वल टू 1, आई इक्वल टू एन जे इक्वल टू 2। इसका मतलब है कि इस x में वेक्टर में मौजूद हर वैल्यू हर दूसरी वैल्यू से कंपेयर हो। अब ये कंपैरिजन कैसे करना है, हम कह रहे हैं कि इफ ith x इज लेस देन jth x, इफ ith x इज लेस देन jth x, तो आप क्या करें, TEMP, जिसको मैं टेम्पररी आमतौर पे पढ़ता हूँ, एक टेम्पररी वेरिएबल क्रिएट करें जो ith x के बराबर हो, और ith x को आप रख दें jth x के बराबर, ठीक, और jth x को वापस आप कर दें टेम्पररी के बराबर। ये आपने क्या सारा खेल खेला है, ये आपने खेल खेला है स्वैपिंग ऑफ वैल्यूज का, कि अगर ith वैल्यू छोटी है jth वैल्यू से तो इन दोनों की पोजीशन रिप्लेस कर दी जाए, ठीक है, और अगर ये छोटी नहीं है एल्स कुछ ना किया जाए, वो पोजीशन चेंज रहे। इस तरह जब ith वैल्यू jth वैल्यू से छोटी होगी तो इनकी पोजीशन चेंज हो जाएगी, ठीक है। फिर ith वैल्यू i इक्वल टू 1 j इक्वल टू, जब 2 आएगा तो फर्स्ट और टू सेकंड वैल्यू कंपेयर करेंगे, अगर वो फर्स्ट वैल्यू छोटी हुई तो वो रिप्लेस कर देंगे। जब एक राउंड ये कंप्लीट होगा कंपैरिजन का, अगले राउंड में i की वैल्यू 2 होगी, j की वैल्यूज वेरी करेंगी, फिर आखिरी राउंड जब आएगा तो i की वैल्यू होगी n और j का पूरा राउंड कंप्लीट होगा। तो रिटर्न, जब ये फॉर लूप क्लोज होगा, ये फॉर लूप क्लोज होगा दोनों, तो इसका मतलब है कि आपके पास एक ऐसा x आ चुका होगा जिसमें सबसे पहली वैल्यू स्मॉलेस्ट वैल्यू होगी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी एंड सो ऑन। तो जब ये दोनों क्लोज करने के बाद रिटर्न जब x करेंगे, यू विल गेट अ सॉर्टेड x, ठीक है। यहाँ पे आपको x की वैल्यू दे लें, x नहीं है, हम एक वेक्टर क्रिएट कर लेते हैं, फॉर एग्जांपल y इज इक्वल टू c 5 8 4 6 11 15 22 22 17, जस्ट फॉर एग्जांपल। अब आप इस फंक्शन को ज़रा रन करें, ये रन हो गया। अब देखें सॉर्ट 2 ऑफ y, यू विल गेट अ सॉर्टेड वेक्टर 4 5 6 9 10 11, ठीक है जी। एनी क्वेश्चन, ठीक है। अब ज़रा देखें, इसको मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ आपके लिए। ये फॉर लूप के अंदर यही चीज़ मैंने बताई है आपको, फॉर आई इन 1 to n, ये स्पीड चेंज हो गई है जी। यस सर, हो गई है। अच्छा, ठीक है। पहले तो ये जो है ना, बेशक इस टेम्पररी के सामने से ये हम मिटा देते हैं, ठीक है, कोई ज़रूरी नहीं है, क्योंकि आप एक वेरिएबल क्रिएट कर रहे हो ना, उसके लिए कोई ज़रूरी नहीं है, ये मैं मिटा रहा हूँ, ठीक है। अब देखें, यही चीज़ मैंने आपको बताई है, i इंटू 1 to n, एंड इसके अंदर एक और फॉर लूप है जो j इंटू 1 to n है। फिर मैं कह रहा हूँ x इज लेस देन j, तो एक्स आई इज इक्वल टू टेम्पररी, ठीक है, एंड क्या नाम है, एक्स आई इज इक्वल टू एक्स जे एंड एक्स जे इज इक्वल टू 10। ये एक थोड़ी सी मिस्टेक मुझसे लिखने में हुई है,
जो कि टेम्प इक्वल टू एक्स जे आना चाहिए यहाँ पे। इसको मैं ठीक कर देता हूँ ताकि आपको समझने में आसानी रहे। सॉरी, दैट शुड बी लाइक दिस, TMP इज इक्वल टू एक्स आई। ठीक है, अच्छा अब देखें तो इसका मतलब है ये काम करे, इनकी वैल्यूज को रिप्लेस कर दे। ये बेसिकली रिप्लेसमेंट ही हो रही है ना कि ith वैल्यू सेव जी हो जाए सर। टेम में, jth वैल्यू सेव हो जाए ith वैल्यू में, और फिर jth वैल्यू इज इक्वल टू टेम। बेसिकली इनकी पोजीशन रिप्लेस हो रही है। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे यहाँ पे हमने स्वैपिंग में किया था, अगर आपको याद हो। ये देखें a इक्वल टू c इक्वल टू a, मतलब टेम्प इक्वल टू एक्स आई इक्वल टू एक्स जे, एंड फाइनली वापस एक्स जे इज इक्वल टू टेम्प, स्वैपिंग ऑफ वैल्यूज। यस सर। ठीक है, तो स्वैपिंग को मैंने लूप के अंदर रख दिया। अब जरा देखें, ये एक वेक्टर है, यहाँ से आप स्टार्ट ले रहे हैं 6 4 7 5, ये आपके पास इनिशियल वेक्टर है। ठीक है, आई और जे को देखें, आई की वैल्यू 1 है तो जे की पूरा लूप चलेगा 1 to n, मतलब I1 J1 I1 J2 I1 J3, इस तरीके से आई जे चलेगा क्योंकि जे वाला लूप आई के अंदर है। अब देखें, पहले सबसे पहले इनिशियली आपके पास ये वेक्टर है, तो आपने फर्स्ट वैल्यू कंपेयर करनी है फर्स्ट वैल्यू से। तो ये फर्स्ट वैल्यू इज नॉट लेस देन फर्स्ट वैल्यू, सो डू नथिंग। डू नथिंग का क्या मतलब है, ये वेक्टर एज इट इज नीचे आ जाएगा। ठीक है, एज इट कुछ नहीं किया ना, तो एज इट इज नीचे आ गया। अब I1 और J2 है तो 1 2 को देखें, इसका मतलब है इस पिछला वेक्टर जो है इसमें 1 और 2 को कंपेयर करेंगे, तो क्या I लेस देन है J के? द आंसर इज नो, सो डू नथिंग, कम टू दिस। ये आपके पास वेक्टर आ गया इस आइट्रेशन के बाद। फिर आप 1 और 3 को कंपेयर करें, 1 और 3, क्या I लेस देन है J से? द आंसर इज यस, सो रिप्लेस देयर पोजिशन। 7 आ जाएगा 6 की जगह, 6 आ जाएगा 7 की जगह। तो जब आप 1 और थर्ड आइट्रेशन रन करेंगे तो आपके पास वेक्टर अपडेट होके ये आ जाएगा। फिर 1 और 4 की जब बात करेंगे तो इस वेक्टर को आपने कंपेयर करना है x1 to x4, क्या ये लेस है x1 x4 से? द आंसर इज नो, सो डू नथिंग, यू कंटेन कैरी द सेम वेक्टर अप टू नेक्स्ट आइट्रेशन। अब इस पे आप आ गए। फिर जब आप सेकंड I2 और J1 है तो आपने देखना है सेकंड और फर्स्ट को कंपेयर करना। देखें ज़रा, क्या xi लेस है xj से, मतलब x2 लेस है x1 से? द आंसर इज यस, इफ यस रिप्लेस देयर पोजीशंस। 4 आ गया 7 की जगह, 7 आ गया 4 की जगह। जब 2 और 2 को कंपेयर करेंगे तो जाहिर है 7 7 से लेस नहीं है, तो यू विल कैरी द सेम वेक्टर ऑन द नेक्स्ट आइट्रेशन। अब आपने 2 और 3 को कंपेयर करना है। 2 और 3 इस आइट्रेशन के लिए आपके पास एग्जिस्टिंग वेक्टर कौन सा है? ये वाला। 2 और 3 को कह रहे हैं, क्या x2 इज लेस देन x3 है? द आंसर इज नो, सो डू नथिंग, यू कैरी द सेम वेक्टर। जब आप इस आइट्रेशन पे आए तो आपके पास एग्जिस्टिंग वेक्टर ये है। इसका मतलब है आपने x2 और x4 को कंपेयर करना है। ठीक है, x2 और x4 मतलब 7 और 5 को कंपेयर करना है। तो क्या 7 लेस है 5 से? द आंसर इज नो, यू कैरी द सेम वेक्टर। जब आप I3 और J1 हुआ तो आपके पास ये वेक्टर है। अब 3 और 1 को आपने कंपेयर करना है। ये देखें 3 और 1, क्या x3 लेस है x1 से? द आंसर इज नो, यू कैरी द सेम वेक्टर, डू नथिंग। जब 3 और 2 की बात हुई तो आपके पास ये एग्जिस्टिंग वेक्टर था, आपने x3 और x2 को कंपेयर करना है। तो x3 इज लेस देन x2, द आंसर इज यस, सो स्वैप देम। ये आ जाएगा सेकंड पोजीशन पे, ये आएगा जाएगा थर्ड पोजीशन पे। फर्दर जब आप 3 और 3 पे गए तो आपके पास ये वेक्टर था, तो 3 और 3 को कंपेयर किया तो ये कंडीशन ट्रू नहीं है, सो डू नथिंग, सेम वेक्टर। जब आप 3 और 4 पे गए तो आपके पास ये वेक्टर था, तो 3x3 और x4 को कंपेयर करें, कंडीशन फॉल्स है, डू नथिंग, गो टू दिस। अब आप देखें 4 और 1 को देखें। जब आपने I4 और J1 है तो आपके पास एग्जिस्टिंग वेक्टर ये है,
आपने देखना है कि क्या x4 जो है लेस है x1 से, द आंसर इज नो, सो डू नथिंग, गो कैरी द सेम वेक्टर। फिर जब आप x4 और x2 को कंपेयर करना है तो आपके पास ये वेक्टर x4 और x2, x4 इज लेस देन x2, यस, सो स्वैप दैम। ये 5 आ गया 6 की जगह, 6 आ गया 5 की जगह। जब आप 4 और 3 की बात की आपने, x4 x3 को कंपेयर किया तो आपके पास ये 4 और 3, वेदर x4 इज लेस देन x3, द आंसर इज यस, सो स्वैप देम। स्वैप का क्या मतलब है, 6 आ जाएगा 7 की जगह, 7 आ जाएगा 6 की जगह, ठीक है। फाइनली जब आप i 4 है, j भी 4 है, तो x4 विल बी कंपेयर्ड विद x4, सो x4 7 विल बी कंपेयर्ड विद x4 मतलब 7, तो 7 इज नॉट लेस देन 7, सो यू कैरी डू नथिंग, कैरी द सेम वेक्टर। यहाँ पे जब आप आए तो आपके पास i भी n तक कंप्लीट हो गया, j भी n तक कंप्लीट हो गया, और फाइनली आपके पास क्या हुआ, यू हैव गॉट अ सॉर्टेड वेक्टर, ठीक है। एक्चुअली यू हैव कंपेयर्ड एवरी वैल्यू ऑफ x with every other value of x, and finally after swapping you get this sorted vector। जी, any question? सर सर जी जी बोलें। सर अगर हमारा x1 सर छोटा हो x2 से, तब वो सर स्वाइप करेगा, स्वैप? x1 की बात नहीं हो रही, xi जब xj से छोटा हो, ठीक है, क्योंकि ij अगर i1 है तो इसका नहीं मतलब सर, x1 की वही बात हो रही है। एग्जाम्पल के तौर पर। एग्जाम्पल के तौर पे ये पिछले 10 मिनट मैंने एग्जाम्पल के तौर यस पे सर, लगाए हैं, मैं यही यस सर, सर एक्सप्लेन वही कर रहा ना, था ना, थोड़ी सी बस मैं यही एक्सप्लेन समझ कर नहीं रहा आई। था। देखो xi इज लेस देन xj, तो यहाँ मैंने लिखा है बकायदा कि i की वैल्यू होगी और साथ j की वैल्यू होगी, i1 होगा j1 होगा, मतलब x1 j1 कंपेयर होगा, x1 विद x1। फिर i1 है j2 है तो x1 विल बी कंपेयर्ड विद x2, ठीक है। फिर i1 j3 है तो x1 विल बी कंपेयर्ड विद x3, ठीक है। अगर कंडीशन ये वाली ट्रू है तो इट विल बी स्वैप्ड। फिर जब यहाँ पे आए, ओके सर, आ गई फॉर समझ। एग्जांपल xi3 है और j1 है, तो इसका मतलब है x3 विल बी कंपेयर्ड विद x1, ठीक है। तो पहली वैल्यू ये जो x3 है, ये अगर लेस है x1 से तो इट विल बी स्वैप्ड, अदरवाइज नथिंग विल बी डन, मतलब एल्स में नो है। जी, Sir, if the values are same, then we don't आपके nothing. ख्याल में क्या है, लेस देन का मतलब और लेस देन और इक्वल टू का मतलब सेम होता है या सेम नहीं होता? सेम तो नहीं होता सर, सर वो नहीं लेस होता देन तो और फिर लेस नहीं देन होता इक्वल तो फिर टू लेस कंडीशन देन। फॉल्स है ना, फिर आप क्या पूछ रहे होंगे इससे? आर के 40 लेक्चर लेने के बाद अगर आप ये चीज पूछ रहे हो तो फिर क्या मतलब है इसका? भाई कंडीशन आपने क्या दी है कि इफ एक्स आई इज लेस देन एक्स जे, तो इसका मतलब है अगर लेस देन नहीं है फिर वो जो कुछ भी है कंडीशन इज फॉल्स। देखो ना यहाँ पे, जैसे यहाँ पे देखो, जहाँ पे x भी टू है, i भी 2 है, j भी 2 है, तो इसका मतलब है x2 इज एक्चुअली बीइंग कंपेयर्ड विद x2, तो x2 भी 7 है और xi भी 7 है, xj भी 7 है, तो क्या 7 लेस देन होता है 7 से? नो सर। तो कंडीशन इज फॉल्स, इट मींस यू हैव डू नथिंग एल्स, में कुछ भी नहीं करना आपने। जी, एनी ओके सर। अदर क्वेश्चन, इनफैक्ट सीरियस क्वेश्चन? ठीक है, अब इससे ज्यादा आपको खोल के ये एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता, ठीक है। अच्छा, अब आप मुझे बताएं कि ये सॉर्टिंग जो है हमने डिसेंडिंग ऑर्डर में की है या असेंडिंग ऑर्डर में की है? असेंडिंग ऑर्डर सर। जी, बोल दें कुछ। असेंडिंग ऑर्डर में सर। असेंडिंग ऑर्डर में की है, तो अगर डिसेंडिंग ऑर्डर में करना हो तो हमें क्या करना चाहिए? तो साइन चेंज कर देना था कि मिसाल के ग्रेटर तौर पे देन। मैं इधर आ जाता हूँ,
मैं इसको सॉर्ट 3 का नाम दे देता हूँ फॉर डिसेंडिंग ऑर्डर। क्या करना चाहिए? सर जी अगर साइन चेंज कर दे तो फिर कौन सा साइन? वो जो यहाँ पे लेस देन, हाँ जी, तो इसको आप ग्रेटर ग्रेटर देन देन कर कर दें, दे। यस यू विल गेट द वेक्टर सॉर्टेड इन डिसेंडिंग ऑर्डर। अगर मैं ये ना करना चाहूँ फिर क्या करूँ? साइन चेंज ना करना चाहूँ फिर क्या करूँ? सर सर जी आई जो थिंक ना आई की जो वैल्यू दी एल्स है में वो ना, चेंज करनी सर पड़ेगी। जी जो एल्स में होगा ना, जी वो जो जो डू नथिंग की जगह जो आपने ये जो एक्स आई ये वाली जो यस, की है मतलब ना ये जो इसके सारा साथ कुछ है टेबल चल इसको जाएगा, आप एल्स में ले जाएं वो और ये वाली खाली जगह आ खाली जाए। छोड़ दें। बेसिकली हाँ जो जी, हाँ आपने जी, असेंडिंग ऑर्डर के लिए किया है उससे कुछ उल्ट करना है, ठीक है ना? तो दो ऑप्शन है, या तो ये कंडीशन चेंज कर दें, ग्रेटर देन कर दें। अगर आप कंडीशन चेंज नहीं करना चाहते तो आप एल्स, आपने डू नथिंग के लिए रखा था, एल्स में ये कार्रवाई डाल दें कि अगर ये वैल्यू, ये कंडीशन फॉल्स हो तो ये काम किया जाए। इसका मतलब है कि वो उससे उल्ट हो गया ना फिर। अच्छा, ये क्लियर है बात? ये दोनों आपको सेम रिजल्ट देंगे, चाहे आप कंडीशन चेंज कर दें या एल्स की पोजीशन चेंज कर लें। लेकिन अगर आप दोनों काम करेंगे, मतलब वो ये भी चेंज कर दें और एल्स वाला काम भी चेंज कर दें, फिर क्या होगा? फिर वो असेंडिंग ऑर्डर में देगा। क्यों? क्योंकि ये बिल्कुल ऐसे ही आपने एक दफ़ा -1 से मल्टीप्लाई किया और फिर जो आंसर आया फिर -1 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो जाहिर है अब यू विल बैक टू स्क्वायर वन वाली सिचुएशन है ना। तो आपने इन दोनों में से एक कंडीशन करनी है। उसको अगर असेंडिंग के लिए आपने 2 रखा हुआ है और डिसेंडिंग के लिए आप 1/2 रख रहे हैं फॉर एग्जांपल, बेसिकली यही है ना कि इसकी कंडीशन चेंज करना। तो फिर आपको हाँ जी सर जी, एक काम करना है, दोनों नहीं करना, ठीक है? तो आपको जिसमें ज़्यादा आसानी लगे आप वो कर लें। मेरा ख्याल है साइन चेंज करने वाले काम में ज़्यादा आसानी है। हाँ जी सर जी। अच्छा, अब मुझे ये बताएं कि ये कोई क्वेश्चन कर रहा था दरमियान में, इसको एक दफ़ा दिखा भी देता हूँ आपको। सॉर्ट 3 ऑफ वाई, तो आपके पास ये वेक्टर आएगा। अच्छा, अब मुझे ये बताएं कि ये दरमियान में किसी ने क्वेश्चन किया था कि ये अगर इक्वल टू भी लिखा हो, जी सर। क्या करना चाहिए? कि अगर यहाँ पे मैंने लेस देन लिखा है, ठीक है, जी तो ये किसी को बड़ी कन्फ्यूजन थी अनफॉर्चुनेटली कि ये शायद लेस देन और इक्वल टू को क्या मतलब होगा, हालांकि क्लियर है। लेकिन अगर ये मैं इक्वल टू भी लिख दूं तो क्या होगा? नथिंग, कुछ नहीं सर। ये स्वैप तो होगा ना फिर, जब मैं इस कंडीशन के अंदर लिख रहा हूँ तो अगर वो दोनों वैल्यूज फिर इक्वल भी होंगी फिर भी स्वैप होगा। मैं ये पूछ रहा हूँ कि क्या प्रोग्राम फंक्शन के फाइनल आउटपुट पे फर्क पड़ेगा या नहीं? नो सर। मतलब एक वैल्यू x5 जो है 7 है और x8 भी 7 है और आप इनको स्वैप कर दें, नहीं पड़ेगा सर जी, सेम आ क्यों? जाएगी। क्यों? अभी तो कहा सर सेम है दोनों, तो फिर कैसे फर्क पड़ेगा? जाहिर है अगर दोनों सेम होंगी तो ही स्वैप होंगी ना, मतलब पोजीशन उनकी चेंज हो जाएगी। तो अगर एक वैल्यू 7 है और दूसरी किसी वैल्यू भी 7 है, अगर उन दोनों की पोजीशन चेंज हो रही है तो नेक्स्ट आइट्रेशन पे हमें कोई नुकसान नहीं होगा कि जो वैल्यू हम कंपेयर कर रहे हैं बेसिकली वही वैल्यू कंपेयर कर रहे हैं ना। अगर ये स्वैप ना भी होता तो भी तो उस पोजीशन पे 7 ही रहता, हाँ जी सर जी, यही ठीक है? तो मैंने भी अगर कहा है। स्वैप हो रहा है तो भी उस पोजीशन पे 7 ही आ रहा है। तो इट मीन्स कि अगर लेस देन और इक्वल टू भी लिख दें गलती से, ठीक है, ये याद रखिए गलती से, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि बेसिकली आपको लेस देन ही लिखना चाहिए। स्वैप का मतलब ये है कि अगर वो उससे लेस, क्योंकि आप असेंडिंग ऑर्डर की बात कर रहे हैं ना, तो सेंस क्लियर रहनी चाहिए कि स्मॉलेस्ट फिर उसके बड़ी फिर उससे बड़ी फिर उससे बड़ी, ठीक है? दूसरी बात यह है कि आप अगर अब तो इस वक्त तो ज़ाहिर है ये छोटा सा प्रोग्राम है, अगर इस तरह की गलती किसी बड़े प्रोग्राम में आप करते हैं तो आपका टाइम ज़्यादा लगता है उसके एग्जीक्यूशन में, ठीक है? इस वक्त आपको ये चीज़ नहीं समझ आएगी, ज़रा एडवांस लेवल पे जब आप इंशाल्लाह एमफिल पीएचडी में करेंगे तो आपको ये चीज़ें समझ आएंगी। एग्जीक्यूशन टाइम भी बड़ा अहम होता है, ठीक है? बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि हम उसको प्रोग्राम को चला के
3-3 4-4 दिन मुसलसल कंप्यूटर लैपटॉप चलता रहता है और एग्जीक्यूशन होती रहती है, फिर रिजल्ट्स आते हैं। ठीक है, तो इस वक्त आपको ये समझ आ रही है कि एक आइट्रेशन जो कि डू नथिंग में कंप्लीट हो जानी थी, आप उसको खामखा स्वैप में डाल रहे हैं, तो बेसिकली आप एग्जीक्यूशन टाइम बढ़ा रहे हैं। फॉर एग्जांपल 5 वैल्यूज एक दूसरे के इक्वल हैं बिलफर्ज, ठीक है, ऐसी 5 वैल्यूज हैं जो एक दूसरे के इक्वल हैं, तो 5 एग्जीक्यूशन में उसने फौरन आगे चला जाना था डू नथिंग करके, लेकिन यहाँ पे इस इक्वलिटी की वजह से आप उसको मजबूर कर रहे हैं कि नहीं इधर भी स्वैपिंग करें। ठीक है, बहरहाल इससे आउटपुट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्लियर है जी? एनी अदर क्वेश्चन जी? नो सर जी। क्रिएट यूजर डिफाइन, अब आपको भी कुछ देना, फंक्शंस फॉर नंबर 1 मीडियन, नंबर 2 फर्स्ट क्वार्टाइल, नंबर 3 थर्ड क्वार्टाइल, नंबर 4 इंटर क्वार्टाइल रेंज, नंबर 5 सर बस कर दी। क्वार्टाइल डेविएशन, नंबर 6 सर जी बात percentiles, नंबर 7 coefficient of quartile deviation, तो स्पेलिंग मुझे भूल जाते हैं, बाकी सारी चीज़ें याद रहती हैं। अच्छा, नंबर 8 और कोई चीज़ ऐसी रह तो नहीं गई? कर्टोसी सर। कर्टोसिस, चलो अगर आपको सर हो गया लगता है सर। हो गया, चलो।